नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आर का और मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न नेताओं के बयानों का मतलब समझने और समझाने का प्रयास करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि उन बयानों से जन सरोकार से क्या है संबंध। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में सपा को जमकर कोसा। आरक्षण के मुद्दे पर सपा को घेरते हुए सपा के पीडीए को फर्जी पीडीए बताया, साथ ही साथ जातिवाद का जहर फैलाने की बात की। आखिर क्यों सपा के पीडीए को फर्जी पीडीए बताया, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर करारा प्रहार किया। सपा के पीडीए को फर्जी पीडीए बताते हुए विधान परिषद में सत्ता पक्ष की ओर बैठे सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह असली पीडीए है। साथ ही साथ सपा पर जातिवाद का जहर फैलाने की बात की। आइए सबसे पहले विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य के बयान को सुनते हैं और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि इस बयान में कितनी सत्यता है। ये न आरक्षण की बात करने के अधिकारी हैं, न संविधान की बात करने के अधिकारी हैं, न पीडीए की बात करने के अधिकारी हैं। हम प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्प हैं। सभापति जी, मैं समाजवादी पार्टी के बहुत इनके कारनामे हैं। आरक्षण की बात अगर समाजवादी पार्टी करती है, आरक्षण का मतलब एक जाति को सारी नौकरियां दे देना क्योंकि उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, वो आरक्षण नहीं है। एक ही जाति के लोगों को नौकरियां क्यों मिलती थी, मैं कहना नहीं चाहता। आज आप इस सदन में माननीय सभापति जी ये बैठे हैं, हमारे 10 साथी हैं समाजवादी पार्टी के। आप देखिए, यह है पीडीए क्या? और जरा इधर देखिए, ये पीडीए है, वो फर्जी पीडीए, फर्जी पीडीए है। असली पीडीए ये है। यहां देखिए क्या है, मैं जाति की बात नहीं करता, लेकिन आपने जातिवाद का जो जहर फैलाया था उत्तर प्रदेश के अंदर, आज जब प्रदेश जातिवाद के जहर से बाहर निकल करके विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, सबके अधिकार आज मिलना शुरू हो गए हैं। अब 25 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से बाहर हुए, उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग हैं। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के पीडीए को फर्जी पीडीए बताया और वास्तव में क्यों बताया। जातिवाद का जहर फैलाने की बात कही, क्यों कही, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि लगातार जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, ये लगातार सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगाती रही है कि वो पिछड़ों के लिए कुछ नहीं करते और भी तमाम आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये पीडीए इनका नकली है, यानी कि फर्जी पीडीए है और ये पीडीए असली है, सत्ता पक्ष की ओर बैठे लोगों की तरफ इशारा करते हुए, तो आखिर ऐसा क्यों कहा? जो उनका पीडीए है, जब सपा की सरकार थी तो एक आरोप और भी लगा दिया कि किसी जाति विशेष को ही ज्यादा नौकरियां दी गई थी। क्या यही पीडीए है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। दिलीप सोनकर जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम दीपक सोनकर जी से करेंगे, प्रवक्ता बीजेपी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में जो बातें कही हैं कि सपा जो पीडीए की बात करती है वो फर्जी पीडीए है। अभी हमने सुनवाया भी दर्शकों को। फर्जी पीडीए क्यों है
दीपक सोनकर जी। जी जी देखिए दिव्यन जी, जो पीडीए के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है, ये पीडीए है क्या? वही था ना, फर्जी पीडीए कैसे है? पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। कैसे? मैं आपको वो भी बता रहा हूं। वो ऐसे, अखिलेश यादव जी भी सांसद, उनकी पत्नी भी सांसद, उनकी भाई भी सांसद, उनके भतीजे भी सांसद, उनके चचेरे भाई भी सांसद। तो भैया कोई और है कि नहीं है? इसीलिए ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आज जो पीडीए की बात कर रहे हैं, वो पीडीए त्रिवेणी संगम में जाकर के वो सम्मिलित हो गया। 3 गंगाओं की धारा थी और 3 बातों की बात कही है, वो धारा एक साथ मिल चुकी है और पीडीए का मामला खत्म हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने मान लिया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करी, हर वर्ग को बढ़ाने की बात करी, हर वर्ग को नेतृत्व देने की बात करी, हर वर्ग को अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी सशक्त करने का कार्य किया। तो ये आज सारी चीजें उस पर तय पर फूल उड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है देवेंद्र जी, ये समझना पड़ेगा, आज ये जिस पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, जब समाजवादी पार्टी की 12 से 17 तक सरकार रहती है, तब ये जिस दलित समाज की बात कर रहे हैं, उसी दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। ये बाबा साहब की बात करते हैं, ये बाबा साहब का अपमान अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाया गया, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़वाया गया, और तो और यहां तक कि जो नाम काशीराम जी के नाम से थे, आप बाबा साहब अंबेडकर नाम से थे, वो सारे नाम भी बदल दिए गए। तो ये कितने पीडीए की बात करते हैं? आज उत्तर प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि ये पीडीए के नाम पर जुमला है, ये समाजवादी पार्टी का घोड़ा चरित्र है। और आज सारी जनता एक साथ होकर के, एकत्रित होकर के, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता आज उस पर आधारित निर्णय है जो मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का कार्य करेगा, जो गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचाने का कार्य करेगा, जिसके सर पर छत नहीं होगी उसको आवाज से जोड़ने का काम करेगा, जिसके घर के बाहर की सड़क टूटी हुई उसको सड़क बनवाने का कार्य करेगा, जिसके घर को बनाने की व्यवस्था नहीं है उसको घर लगा करके घर बनाने की व्यवस्था करेगा, उसके लिए जो उसकी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का कार्य करेगा। आज जनता उसके साथ। चलिए ठीक है, आपने पीडीए, ये सपा का पीडीए फर्जी है और क्यों फर्जी है ये दीपक सोनकर जी ने बताया। रविंद्र सिंह जी, सपा का पीडीए फर्जी है, लेकिन सपा का ही पीडीए है जो असली है, इस बात को कैसे आप साबित करेंगे? फर्जी तो साबित कर दिया सोनकर जी ने। कुशवाहा जी, पीडीए तो पीडीए होता है, फर्जी और नहीं फर्जी को देखने वाला जो व्यक्ति बोल रहा है वो खुद फर्जीवाड़े का अपराधी है। 419, 420, 467, 471 के अपराधी हैं माननीय डिप्टी सीएम जी। 10 आपराधिक मामले हैं, 3 में बरी हुए हैं और 10 आपराधिक मामले में से किसी न किसी में सजा होना असंभावी है। इसमें कोई दो राव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वापसी हुई थी उनके नेतृत्व हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्टूल में बैठा दिया, फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को फर्जी बता रहे हैं, वैसे अपमान कर दिया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का। तो फर्जी आदमी जो फर्जीवाड़ा करता है वो उसको फर्जीवाड़ा ही नजर आएगा जी। अब बात आती है पीडीए की। करीब 90% आबादी है, उसी में सोनकर जी भी आते हैं। इस 90% आबादी का पिछले 10 साल में स्थितियां ये हो गई हैं कि इस 90% आबादी के पास भारत की 27% भी संपदा नहीं है। 10% लोगों के पास में देश की 60% से 67% संपदा चली गई है। और रही है समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी अपने जन्म काल से इन्हीं के लिए संघर्ष कर रही है। और अगर हम, इन्होंने जो कहा कि जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं वो फर्जीवाड़ा है, यही तो आए थे घुटने पे चल के भारतीय जनसंघ वाले कि हम अपने साथ ले लीजिए। 67 में आए, 70 में आए, 77 में आए, 89 में आए।
हमने इनको सत्ता दिला। अपेक्षा थी कि ये कुछ काम करेंगे पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए। तो क्या किया महिलाओं के लिए? 13 लाख महिलाएं गायब हैं, आधी आबादी निकाल के ले आ पाए क्या? उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध है, कुछ कर पाए क्या? पिछड़ों का बच्चे 67,000 शिक्षक आज तक आंदोलन कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा कौन कर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ फर्जीवाड़ा कर रही है जी। उस फर्जीवाड़ा को केशव प्रसाद मौर्य सही करा पाए क्या? उन्हीं के यहां तो धरना दिया था बहुत लंबे समय तक। उस फर्जीवाड़ा को सही करा पाए क्या? सारी नौकरियां, आरक्षण में बात कर रहे थे, अभी ये खुद भी आरक्षण के प्रतिभागी हैं, आरक्षण की बात कर रहे थे। सारी नौकरियां पहले इन लोगों ने संविदा पे कर दिया कि आरक्षण ना देना पड़े। अब उसमें कोई क्लेम ना करे करके तो आउटसोर्सिंग पे दे दिया, मतलब आरक्षण खत्म कर दिया। अभी पता नहीं किस मुंह से बाबा साहब का नाम ले रहे थे, अच्छा लगा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुंह पे बाबा साहब का नाम आया। तो आरक्षण ही खत्म कर दिया। चलिए ठीक है जी। और आरक्षण खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लिया इन लोगों ने, लेकिन उतरे हम लोग आरक्षण समिति के साथ सड़क पे उतरे तो बैकफुट पे आना पड़ा। तो एक फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति हमें, पीडीए समाज को, हमें तो बोलेगा नहीं, पीडीए तो एक समाज है, उसको फर्जी बोलता है तो ये उसकी सोच की बलिहारी है। मालूम है वो या तो वो व्यक्ति गर्त में जा रहा है या तो पार्टी गर्त में जा रही है। जी दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। जी आएंगे आपके पास आएंगे। दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पीडीए पर बात हो रही है और सपा और बीजेपी एक दूसरे के पीडीए को फर्जी बता रही है। वास्तव में जो पीडीए का ये नारा चला है, क्या इसमें पीडीए के लोग लाभान्वित हो पा रहे हैं इस सरकार में? और क्या जब सपा की सरकार थी तो इसमें इस वर्ग के लोग लाभान्वित हुए थे? जी कुशवाहा जी, ये जातिगत बेस लेकर के जब भी राजनीति होती है, जब भी क्या होती है, हमेशा राजनीति जातिगत बेस ही होती है। और उसमें ये देखा जाता है कि किस जाति पर फोकस करने से राजनीति हमारी ज्यादा चमकेगी। जी। तो इस बार के इलेक्शन में अखिलेश जी को लगा कि जो पीडीए है, मतलब एक नया नारा दिया उन्होंने, पीडीए करके फॉर्मूला, जैसे इंग्रेडिएंट्स पुराने हैं उसको नए फॉर्मूले से जनता के सामने पेश करने की कोशिश करी। और लोकसभा के चुनाव में शायद वो फॉर्मूला उनका हिट हो गया, तो पीडीए को लेकर के लड़ाई शुरू हो गई। कुल मिलाकर के जाति वही, पिछड़ा वही, दलित वही, अल्पसंख्यक जी, पहले ओबीसी होता था, SC ST होता था, अब उसको एक सिंगल वर्ड में कर दिया गया पीडीए, जिसका उत्थान करने का दावा अब से नहीं, जब से इस देश की आजादी हुई और इस देश की सत्ता राजनीतिक पार्टियों ने संभाली है, तब से अनेक तरीके से करने की कोशिश करी, चाहे वो रिजर्वेशन के माध्यम से हो, चाहे वो बहुत सारी स्कीमों के माध्यम से हो, चाहे वो फ्री एजुकेशन के माध्यम से हो, चाहे अन्य सरकारी जो खाते हैं उनसे पैसा देने के माध्यम से हो। और हो भी रहा है लोगों का भला, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, उत्थान भी हो रहा है। राजनीति में बहुत सारा समावेश हो चुका है लोगों का रिजर्वेशन के माध्यम से। कुल मिलाकर के लड़ाई है वो, चाहे पीडीए के नाम से हो, चाहे SC ST OBC के नाम से हो, चाहे रिजर्वेशन के नाम पे हो, कुल मिलाकर के जो लड़ाई है वो सत्ता को हथियाने की जी। और सत्ता को हथियाने के लिए किसी एक पार्टी के द्वारा किसी एक जाति का भला पूर्ण रूपेण कभी नहीं होता है। हर पार्टी हर जाति का थोड़ा भला करती है, क्योंकि हर पार्टी में हर जाति के लोग आपको मिल जाएंगे जी। और जिस जाति का व्यक्ति जिस पार्टी में होता है वो कहता है कि वो पार्टी उस जाति का भला करती है। लेकिन कुल मिलाकर के जो नेता होते हैं, अगर केशव प्रसाद मौर्य पीडीए के फॉर्मूले को सपा का फर्जी बता रहे हैं और अपनी घोसली बता रहे हैं, तो उनका उद्देश्य भी है कि जो ओबीसी का वोट बैंक है वो उनके साथ बना रहे। भाजपा की अगर अखिलेश यादव जी उस फॉर्मूले को हिट बता करके आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो उनको फायदा हुआ है, उनकी जनता को लग रहा है कि उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। कुल मिलाकर के अपना अपना जो पॉलिटिकल बेनिफिट वो लेने की कोशिश करी जाती है। कुछ जनता इनसे प्रभावित होती है, कुछ जनता उनसे प्रभावित होती है। 100% भला ना भाजपा कर पाई है, ना 100% भला समाजवादी पार्टी ने किया था, और ना कोई कर पाएगा जी। बहुत अच्छी बात आपने कही है। दीपक सोनकर जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, अब आपकी बारी आ गई, आप पहले अपनी बात रख लीजिए। देखिए, मैं
देवेंद्र भाई की बात का जवाब देना चाह रहा था। जी। देवेंद्र भाई ने जो रिकॉर्डिंग जो पेपर में लिख करके लाए थे वो सारा बोल दिया। जो मैंने सवाल करा या मैंने जो बातें कही उस पर एक तर्क भी नहीं। आपने बहुत बड़ी अभी चर्चा में बात जोड़ी, बहुत अच्छी सकारात्मक बात जिसको मैं कहूंगा। आपने कहा कि दोनों वर्गों में रह करके ऐसे जो पीडीए की हम चर्चा आज कर रहे हैं वो वर्ग कभी लाभान्वित हुए क्या? लाभान्वित 2012 से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमने भी देखा था कि लेखपालों की भर्तियों में कैसे घोटाला करा गया। थाना अध्यक्ष भी केवल अगर होगा तो एक ही जाति का होगा। और नौकरियों की सूचियां कहां से आती थी? सतपाल जी के आवाज से, अखिलेश जी के आवाज से, मुख्यमंत्री कार्यालय से। तो ये सब उस वातावरण को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और ये भी देखा था कि कभी मंदिर का निर्माण नहीं करा सकते, किसी गरीब दलित परिवार की छात्रवृत्ति नहीं बढ़ा सकते, किसी का गरीब का आवास नहीं बना सकते। क्या बनाएंगे? मस्जिदों की दीवार, मदरसों की दीवार, मस्जिदों के कराने के कार्यक्रम, ये सारे प्रोपेगेंडा समाजवादी पार्टी ने करे। अब मैं बात करता हूं लाभान्वित की। आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई योजना बता दीजिए, मैंने इनकी योजना बता दी। अब ये एक योजना बता दे कि जिसमें हमने धर्म का भेदभाव किया हो, जाति का भेदभाव किया हो, वर्ग का भेदभाव किया हो। ये किस तरीके से अगर आज आवास की योजना हिंदू को भी मिल रही है, मुस्लिम को भी मिल रही है, एससी वर्ग को भी मिल रही है, पिछड़े वर्ग को भी मिल रही है, हर एक योजना हर वर्ग के लिए। अब इन्होंने कहा कि मैं इनसे 2-3 बातें पूछ रहा हूं। ये कहते हैं दलित के लिए हम बड़े हितैषी रहे, बाबा साहब के हम बड़े चिंतक रहे। तो ये बता दे कि 2015 में समाजवादी पार्टी ने दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर क्यों रोक लगाई? नंबर 1। दूसरी बात, उस दलित परिवार की बेटी की क्यों हत्या कर दी गई जो मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कर रही थी? 2015 में इटावा के अंदर जो दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर दी जाती है, कौन करता है? समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख। उस पर कोई कार्रवाई, कोई मुकदमा, कोई दर्ज नहीं होता है। तो ये जो चाल चरित्र है, ये दोहरा चरित्र है, ये प्रवृत्ति है, ये प्रदेश की जनता जानती है। और मैंने फिर से कहा देवेंद्र जी, इस बात को प्रदेश की जनता उससे जुड़ी हुई है कि जो मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का काम किया। दूसरी बात ये बता दे, जब समाजवादी पार्टी सरकार में रही तब कितने पिछड़े वर्ग को आपने नेतृत्व दे दिया, पिछड़े दलित वर्ग को नेतृत्व दे दिया। और तो और देख लीजिए, अभी बता दे, मैं इनको 20 नाम गिरा दूंगा हमारे पार्टी के अंदर, ये 10 नाम गिरा दे दलित समाज के कि जिनको इन्होंने नेतृत्व दिया हो और इनकी प्रदेश की टीम में या समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर काम कर रहे हैं। इनके पास जवाब नहीं, केवल गुमराह करने की बात है, केवल दोहरे चरित्र दिखाने की बात है। ये सब उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है और लगातार उस बात का जवाब इनको दे रही है। जी रविंद्र जी, जैसा कि अभी दिलीप सोनकर जी ने कहा कि इनके शासनकाल में, जो बीजेपी का शासनकाल है, इसमें किसी विशेष वर्ग को थाने नहीं सौंपे जा रहे हैं, किसी विशेष वर्ग को नौकरियां विशेष रूप से नहीं दी जा रही हैं, किसी जाति विशेष की। लेकिन सपा के शासनकाल में ऐसा हुआ है। जी जवाब दीजिए आप। ऐसा प्रश्न हम लोगों ने विधानसभा में पूछा था, मुख्यमंत्री जी आज तक उत्तर नहीं दे पाए। ये यही बोल गए जिसका उत्तर इनके मुख्यमंत्री नहीं दे पाए, तो इनको क्या जवाब मिलेगा? इनकी बात को बता रहा हूं। लेखपाल की बात कर रहे थे ये। पिछले 8 साल में एक भी लेखपाल की वैकेंसी इन्होंने, रेगुलर लेखपाल की वैकेंसी निकाली हो तो बता दें। अभी बता देते हैं, एक लेखपाल की मुख्यमंत्री जी के एक्स नहीं था, ट्विटर ही था, उस पर आया कि एक लेखपाल को नौकरी दे दिया, बाद में जब मीडिया वाले पता किए तो फर्जी था, ऐसे लेखपाल को नौकरी दिया। इनके आने के बाद में लेखपाल तो छोड़ दीजिए, राजस्व विभाग में कोई भर्तियां नहीं हुई अधिकारियों को छोड़ के, ये बता रहे हैं। फिर इन्होंने कहा थाने किसके नाम से होते हैं, पूरी लिस्ट सौंपी जा चुकी है कि इस समय थाने उत्तर प्रदेश में किसके नाम से हैं, सब ठाकुरों के नाम से हैं अधिकतम। क्यों है ऐसा? ये 86 में से 56 बोला था, उसका भी प्रश्न पूछ लिया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मुख्यमंत्री आज तक जवाब नहीं दे पाए। अगला बोलते हैं कि थाना, मतलब हर जगह की पोस्टिंग का जो आता था, लिस्ट आती थी शिवपाल जी के यहां से। कम से कम ऐसा, मुझे नहीं मालूम है, ये गलत आरोप है, लेकिन हम इतने सक्षम तो थे, आप तो इतने अक्षम है कि आपका मुख्यमंत्री नियुक्ति ही नहीं कर सकता। बंसल जी के यहां से आएगा, अमित शाह के यहां से आएगा। मुख्य सचिव नहीं नियुक्ति कर पाए आपके मुख्यमंत्री,
आपके मुख्यमंत्री आज तक डीजीपी नहीं नियुक्त कर पाए, आपके मुख्यमंत्री आज तक अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं नियुक्त कर पाए, तो आप इतने अक्षम हैं, दूसरे पे आरोप लगाएंगे, जाहिर सी बात है। इनका मंदिर का निर्माण नहीं करा पाए। माननीय अखिलेश जी ने 3 मंदिर निर्माण कराए हैं, केदारेश्वर नाथ मंदिर, चंद्रोदय मंदिर भगवान श्री कृष्ण का, केदारेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव का, और इटावा में महाप्रभु बजरंगबली का। इनके नेता नरेंद्र मोदी से लेके और खुद सोनकर जी तक बता दें, एक छोटा सा मंदिर का भी निर्माण करा दिया होगा तो ये बता देंगे अपने चरण जी। फिर इन्होंने कहा मस्जिद मदरसे की बात करते हैं, भव्य राम मंदिर का मस्जिद मदरसे की बात करते हैं, तो मस्जिद मदरसे की बात करना संवैधानिक है और संवैधानिक रूप से है। मंदिर की भी बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे। फिर अब इन्होंने कहा मंदिर में ये परेशान हो गए मंदिर का सुन के, तो अब इसको और आगे विस्तृत कर दे, मैं नहीं बताना चाहता था। देखिए क्रांता काल के बाद से सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी ने गिरवाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर गिरवाए हैं। उस गिरवाने में नरेंद्र मोदी नंबर 1 है, जिसकी सूची सौंपी थी प्रवीण तोगड़िया ने। फिर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, अयोध्या जी में और काशी जी में हमारे श्रेष्ठतम गुरु आदि शंकराचार्य जी महाराज के प्रथा के शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं 3000 से ज्यादा मंदिर काशी जी में गिरा दिए। ये हिंदू विरोधी के चरित्र। अब दलित के घर की बात आते हैं, एक बच्चे की बात कर रहे थे, हाथरस में जलाया कौन था, बलात्कार कौन किया था? वो ठाकुर जी तो थे जो बलात्कार किए थे, उनको बचाया कौन था? आप ही लोग बचाए थे। उनको जेल से निकलने के बाद पूजा कौन किया था? आप ही लोग किए थे। जलाया कौन था? आप ही लोग जलाए थे। अब आते हैं कि हमारे गांव में क्या पिछड़ों का उत्थान हुआ? बात करती थी। अब आते हैं कि हमारे काल में पिछड़ों का उत्थान हुआ। पिछड़ों का उत्थान ऐसे हुआ है कि जितने राष्ट्रीय पटल पे पिछड़ा और दलित वर्ग का नेतृत्व है वो हम लोग के समाजवादी पार्टी के आंदोलन से निकला है। ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक आदमी को छोड़ दीजिए, थोड़े दिन के लिए एक ठाकुर बने थे इनके वहां, बाकी सब चित्पावन ब्राह्मण ही बनेंगे, कोई और ब्राह्मण भी नहीं बनेगा, सारे चित्पावन ब्राह्मण बनेंगे। फिर इनकी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो राजनीतिक विंग है इनका, राजनीतिक विंग में कहने के लिए 2 आदमी को इन्होंने एक आदमी को नेतृत्व देकर जेल भिजवा दिया, एक आदमी को टेम्परेरी नेतृत्व दे दिया। ये क्या पिछड़ों का उत्थान करेंगे? चलिए तो इनका चरित्र हिंदू विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, महिला विरोधी है, और इसी को लेके ये उन्माद फैलाते हैं इस पे कंबल ढकने के लिए। जी दिलीप यशवर्धन जी, एक चीज समझ में नहीं आती जी, ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, एक बात समझ में नहीं आती। अगर जो कोई भर्ती होती है तो प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा पास करके सेलेक्ट करके उसके बाद से उनके रिजल्ट आते हैं। अगर हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर जो पदोन्नति भी होती है तो उसके लिए भी कोई एक विशेष नियम होगा, ऐसे ही नहीं उठा के किसी को रख दिया गया होगा। तो अगर जो इस तरह की बातें हैं तो कोई राजनीतिक पार्टी किसी विशेष वर्ग के, किसी विशेष जाति के लोगों को ज्यादा उत्तीर्ण कैसे करा सकती है? किसी जाति वर्ग विशेष के लोगों को ही प्रोन्नत कैसे कर सकती है, पदोन्नत कैसे कर सकती है? यह बात समझ में नहीं आती जी। नहीं, बात यहाँ ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के चल रही थी कुशवाहा साहब, जो सरकार के हाथ में होती है, किसी को भी ट्रांसफर करके कहीं भी बैठा दे, किसी भी इंस्पेक्टर को कोई भी थाना दे दे, ये सब सरकार का अपना विशेषाधिकार होता है। इसमें हाँ, नई भर्तियां करने के लिए ये जरूर होता है कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक एग्जाम होता है, लेकिन उस एग्जाम में जो पास करने वाले लोग होते हैं वो सरकार के ही लोग होते हैं। तो किसको नंबर देके किसको ज्यादा पास कर दिया जाए? चलिए रिटन एग्जाम में तो एक बार को कम ऐसा चांस होता है कि हाँ कुछ तालमेल कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू होता है उस इंटरव्यू में तो जो इंटरव्यूअर बैठा होता है, जो बोर्ड बैठा होता है, वो किसको पास करेगा, किससे क्या सवाल पूछेगा, ये उसके ऊपर है। तो ये प्राथमिकताएं तो होती हैं और जातिगत प्राथमिकताएं हर सरकार में होती हैं, और इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि जब सपा की सरकार थी तो हर थाने पे यादव हुआ करता था, और आज अगर भाजपा की सरकार है तो बहुतायत थाने पे ठाकुरों की पोस्टिंग है। तो ये जो जातिगत प्राथमिकताएं हैं ये हर सरकार में होती है, कमोवेश
सभी लोग यही काम करते हैं। और ये प्राथमिकताएं देना सरकार के अपने हाथ में होता है कि किस जाति के लोगों को वो ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, वो उस जाति के लोगों को प्राथमिकता देते हैं। और एक जगह नहीं देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। थाने नहीं है, थाना तो एक ऐसी चीज है जो हर डिबेट में आ जाता है। सारे सरकारी विभाग हैं, सरकारी विभागों के अलावा बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं, कमीशंस हैं, सरकार की अपने बहुत सारे विंग्स होते हैं, राजनीतिक पार्टियों की अपनी जो शाखाएं होती हैं अलग अलग, उसमें किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको प्रोमिनेंट पद पे रखना है, ये बहुत सारी चीजें जातिगत समीकरण के अंतर्गत ही करी जाती हैं और ये करी जाती हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो फिर ये जो पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप क्यों लगाती हैं? हमाम में तो सभी नंगे ही दिखाई दे रहे हैं। इल्जाम लगाना उनका राजनीतिक धर्म है, राजनीतिक धर्म भी तो निभाएंगे ना। जी बिल्कुल। जनता को कैसे पता है कि हम अच्छे हैं और सामने वाला खराब है? आज देखिए राजनीति की परिपाटी ये है, हम कितने अच्छे हैं ये हम जनता को बाद में बताते हैं, सामने वाला कितना बुरा है इस पर हमारा जोर थोड़ा ज्यादा होता है। जी बिल्कुल। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत अच्छी बात कही है दिलीप यशवर्धन जी ने, और इन्हीं की इस बातों से इस डिबेट का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्वानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सिर्फ फर्जी पीडीए की जो बात है, ऐसा हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय थे उन्होंने साफ साफ बताया है कि ये एक सूत्र है, एक नया सूत्र गढ़ा गया है, आप भी जानते होंगे। तो इस सूत्र के अनुसार कुछ जातियों को पिरोया गया है, जो लोगों को अच्छी लगी लोकसभा चुनाव में, तो सपा आगे बढ़ गई। अब उसी को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। तेरा पीडीए, मेरा पीडीए, उनका पीडीए, ये बातें कही जा रही हैं कि उनका फर्जी, मेरा सही। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ये जो बातें कही जा रही हैं, ये अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए कही जा रही हैं। ये पीडीए का जो सूत्र बनाया गया है, अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए बनाया गया है, न कि जो चीज सपा के सरकार में हुई थी वही बीजेपी के सरकार में हो रही है। तो फिर हम यह नहीं कह सकते कि आप अच्छे हैं। हमाम में यदि आप सभी नंगे हैं तो सिर्फ यही सब हो रहा है, जैसा कि दिलीप यशवर्धन जी ने कहा कि हम अपनी अच्छाई बाद में बताएंगे, अपने विपक्ष की बुराई पहले बताएंगे। तो यही हो रहा है, और विपक्ष अपनी अच्छाई बाद में बताएगा, सत्ता की बुराई सबसे पहले बताएगा। यही सब हो रहा है और यही है इस बयान का मतलब भी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।